हेलो दोस्तों, दिस इज केडी सर और आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। दोस्तों, हमने परसेंटेज को शुरू किया था। लास्ट 4 लेक्चर के अंदर हमने परसेंटेज का बेसिक समझा, कुछ टाइप्स किए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज हम टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें। जो बच्चे मैथ्स को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं या फिर जिनको यूं लगता है कि कंपटीशन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हम जैसे तैसे ट्रिक्स पढ़ लें या थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ लेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा और हम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी बिल्कुल अपने दिल से निकाल दें। आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज सीखनी पड़ेगी। कुछ चीजें तो ऐसी भी सीखनी पड़ेंगी जो शायद सीधे सीधे हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो आप अच्छे से मेहनत करें। सबसे पहले अपने बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करें या फिर एडवांस चीजों पे काम करें। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें और मैथ्स को जीना सीखें। मैथ्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसे जीना भी है। मतलब हर प्रश्न को थोड़ा पॉजिटिव वे से अच्छी अप्रोच के साथ सोचना है। हो सकता है आपको उसका उत्तर आता हो, लेकिन उसे 4 तरीके से, अलग अलग तरीकों से सोचने की कोशिश करें ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाए। नहीं तो कंपटीशन एग्जाम निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सिवा कोई दूसरा मेहनत आपके लिए नहीं करेगा। आप ही को पढ़ना है, आप ही को हर चीज अच्छे से समझनी है। तो उम्मीद है आप बातें समझ गए होंगे। आपको अच्छे से मेहनत करनी है और कुछ नहीं। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक वही रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो वो है हमारे परसेंटेज का टाइप नंबर 4। टाइप 4 के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला जो प्रकार है उसमें है आय। आय पे आधारित प्रश्न। लेकिन इस बार जो आय है उसमें 2 चीजें होती हैं। क्या? आदमी उसमें से खर्च करता है और उसमें से क्या करता है, कुछ बचत करता है। हर आदमी कमाता है, वो क्या होता है, उसकी आय होती है। और आय के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो खर्च कर देता है और एक हिस्सा वो बचा लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। तो ये खर्च और बचत पर आधारित ही प्रश्न होते हैं। ठीक, जैसे कि एक सवाल मैं पढ़ता हूं, आप समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक, जबकि जब उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वह अपना खर्च 8% बढ़ा देता है। तो उसकी बचत में पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। समझना, सवाल बड़ा सिंपल सा है। कोई व्यक्ति है, वो जितना भी कमाता है, मान लो 100% कमाता है, वो जितनी भी आय होगी उसे हम क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक, इसमें से एक हिस्सा वो क्या करता है, खर्च करता है। तो वो खर्च यहां पर कितना दे रखा है, 75% खर्च करता है। ठीक, और यहां पर वो बचत कितनी कर रहा है बेटा, बचत स्वाभाविक सी बात है, 75% खर्च कर देता है तो 25% क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। ये था पहला सिनारियो। दूसरा आपको दे रखा है, जब उसकी आय 10% बढ़ जाती है तो आय जो थी वो 100 से बढ़ के कितनी हो गई बेटा, 110%। अच्छा, 110% हो गई। इसमें से कुछ को करेगा खर्च और कुछ करेगा वो बेटा क्या, बचत करेगा। हाँ कि ना? लेकिन खर्च में यहां पर सवाल में दे रखा है कि वो खर्च अपना 8% बढ़ा देता है। अब ये जो लाइन है ना, खर्च को 8% बढ़ा देता है, बस यहीं पे हमारे से गलती होती है। खर्च पर 8% बढ़ रहा है, मतलब इस 75% का 8% खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, वो खर्च अपना 8% बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या, वो 75% का 8% बढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 75% प्लस 75% का 8%,
ये इतना भाग तो बढ़ गया और ये पहले था, और ये कुल जो होगा यही उसकी क्या होने वाला है, नया खर्च होने वाला है। समझ आई बात? ठीक, तो ध्यान देना 75% प्लस 75 का 8%। अच्छा, 75% का 8% निकालोगे, कैसे निकलेगा? 8/100 लिख लें इसको। ठीक है, 8/100 लिख लें। 4 से काटा 2 आया, 4 से काटा 25 आया, और यहां पे जब काटा तो ये आया कितना, 25 या 75, 3 गुणा 2 कितना आया, 6%। मतलब 75% तो पहले था, 6% और बढ़ गया, अब खर्च हो गया उसका 81%। 81% उसका खर्च हो गया। आ रही है बात समझ? अब सोचो कि अगर 110 में से 81% वो इधर खर्च कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना, तो वो बचेगा 29%। सवाल एक बार फिर समझना बेटा, कि उसने बोला आय उसकी 10% बढ़ गई और वह उसने अपना खर्च जो था वो 8% बढ़ा दिया। तो जो पहले खर्च करता था उसका 8% बढ़ाया उसने। मान लो पहले वो 100 कमाता था तो उसमें से 75 खर्च करता था। ठीक है, 8% बढ़ने का मतलब क्या है कि जो 75 था उसका 8% बढ़ा। समझ आई बात? तो 8% जब उसने खर्च बढ़ाया तो उसका हो गया 81% खर्च। कुल 110% है, उसमें से 81 अगर खर्च करेगा तो 29% उसके पास बचत होगी। अब बताओ, बचत पहले कितनी थी, 25, अब कितनी है, 29। हमें बोला है बचत पे पड़ने वाला प्रभाव, तो ध्यान देना, इधर समझना। बचत पहले थी 25, बाद में हो गई 29। कितने प्रतिशत बढ़ गई, 4%। कितने प्रतिशत पर, आप बोलोगे 25% पर। आ रही है बात समझ? तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे प्रतिशत से तो प्रतिशत कटने वाला है, मतलब 25 पे 4 बढ़ गया। 25 पे कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगाएंगे। 25 से काटा तो ये आया 4, 4 चौका 16, यानी कि 16% जो उसकी बचत थी वो क्या हुआ, बढ़ गई। समझ आई बात? एक बार फिर से ध्यान देना, यहां पर जो भी बढ़ रहा था वो खर्च पे बढ़ रहा था। खर्च पे 8% बढ़ोतरी हुई है, और कुल उसकी आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 10% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 100 थी तो फिर 110 हो गई। यहां पर खर्च पे 8% बढ़ा है, तो हम 75 तो था और उसमें 75 का 8 और जोड़ेंगे तो 81, तो इससे बचत निकल आएगी। आपको बचत में प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा है, इसका मतलब बचत 4 बढ़ा है, लेकिन कितने पे बढ़ा है, 25 पे। तो इसी प्रकार से आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। यदि आपको इस प्रतिशत वाले तरीके में कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप इसे अनुपात से भी कर सकते हैं। ध्यान देना कैसे, मैं इसे एक बार के लिए मिटा देता हूं। ठीक, समझना किस तरह से करना है इसको। आप एक बात समझे, यहां पर खर्च कितना कर रहा है, 75, बचत कितनी है, 25। अगर मैं इसे अनुपात में बदलना चाहूं तो मैं काटूंगा तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 से कितना, 75। मतलब यदि वो व्यक्ति 4 रुपए कमाता है तो उसमें से 3 खर्च कर देता है और 1 रुपया बचत कर लेता है। 4 कमाता है तो 3 खर्च करता है, 1 बचत करता है। ठीक, अब देखना, अब उसकी 10% आय बढ़ गई। ठीक, यदि वो 4 कमाता था पहले तो बढ़ी कितनी, तो आप बोलेंगे 4 गुणा 10/100, इतनी बढ़ गई। ठीक, अच्छा, इतनी बढ़ गई, ये बढ़ी हुई है आय। ये आय कौन सी आय है, जो आय बढ़ गई, बढ़ी हुई आय। समझ रहे हैं? ठीक है, इस आय जो बढ़ी, इससे वो अपने खर्च को बढ़ाएगा और बचत को भी बढ़ाएगा। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ध्यान देना, दोनों में से कुछ बैलेंसिंग इन्हीं दोनों में से ही होगा। खर्च जो था वो कितना था, 3 रुपए। इस 3 पे उसने 8% अपना खर्च बढ़ा दिया। ठीक, तो खर्च जो बढ़ा, आप बोलेंगे बढ़ा हुआ खर्च कितना होगा, तो बढ़ा हुआ खर्च हो जाएगा बेटा, आपका 3 रुपए था तो आप बोलेंगे 3 का 8%। बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा, अब आपको बतानी है यहां पर क्या, बचत। बचत पे कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पे आप लिखोगे बढ़ी हुई बचत,
तो बचत कैसे करोगे? तो बचत मान लो यहां पे कितनी है, एक है ना यहाँ पे बचत, तो एक पे मान लो x% उसने क्या किया, उसे बचत को बढ़ा दिया। समझ आई बात? अब सोचो, जो खर्च बढ़ा और जो बचत बढ़ी, ये दोनों का योग इसके बराबर होगा जितना कुल आय बढ़ेगी। अरे भाई हाँ के ना, जो भी परिवर्तन आएगा खर्च और बढ़त में, वो कुल आय में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक, मतलब यहां पर आय 10% बढ़ी है, तो उसकी वजह से कुछ खर्च बढ़ गया और कुछ उसने बचत को बढ़ा दिया। अच्छा, दोनों को बढ़ाया है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे और ये बराबर होगा किसके, कुल के। ठीक, अब यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे इसमें भी 100, इसमें भी 100 और इसमें भी 100। ठीक, तो ये कितना है, ये है 40, ये कितना 8 तिया 24 और ये कितना हो गया x। ये 24 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आया, 24, 40 में से 24 गया तो कितना आया, 16। ये प्रतिशत है क्योंकि हमने यहां इसे x% माना। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से भी कर सकते थे आप कि यहां पर इसकी बचत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, सर 16% बढ़ जाए। समझ आई बात? एक और सवाल से इसे समझते हैं। सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। जब उस व्यक्ति की आय में 2% की वृद्धि हो जाती है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। ध्यान देना, वो अपनी आय का 80% खर्च करता था, लेकिन जैसे ही उसकी 2% बढ़ोतरी हुई आय में, तो वह खर्च में 4% की कमी कर दी उसने। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं एक बार के लिए इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आज का हमारा सवाल नंबर 2 है बेटा। ठीक है, जितनी भी आय थी वो अपने आप में कितनी थी बेटा, उसकी 100%। उसमें से वो 80% खर्च करता था और 20% क्या करता था, बचत करता था। ठीक, ये बोलता है कि 2% वृद्धि हो गई। अच्छा, 2% वृद्धि हो गई तो ध्यान देना, 100% में यदि 2% की वृद्धि हुई तो 2% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि सर पहले आय 100 थी तो अब हो गई 102। कितनी हो गई, 102। इसके भी दो हिस्से होंगे, एक होगा बचत और एक होगा खर्च। अच्छा ध्यान देना, उसने खर्च में क्या किया, 4% की कमी कर दी। ठीक, तो ध्यान देना, खर्च में 4% की कमी करने का मतलब कि सर 80% पहले थी माइनस 80% का 4%। समझ आई बात? 80% का 4% उसने कमी कर दी। ठीक, उसकी वजह से यहां कुछ हमें क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। आ रही है बात समझ? अब हमें यहां पर बात करनी है बचत, क्योंकि उसने हमें बचत का पूछ रखा है। यदि हम खर्च नहीं भी निकाले यहां पे प्रतिशत से तो भी काम चल जाएगा। देखना जरा कैसे चलेगा, समझना। यहां पर ये था 80% और 80% में घटाया 80 का 4, 80 का 4% निकालोगे तो आपको आएगा 3.20। देखना बेटा, 80% का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया और 4% का मतलब 4/100 हो गया। आ रही है बात समझ? एक 0 से 0 कट गई, 8 चौका कितना आया, 32, 32/10 यानी कि 3.2%। आ रही है बात समझ? यानी कि 3.2% की कमी कर दी है कि नहीं है? इतनी कमी हो गई। अब 80 में से 3.2 कम होगा तो यहां पे कुछ आंसर आएगा, पर उसे मत लिखें क्योंकि आप यहां पे कैलकुलेशन में उलझना नहीं है। आपको चाहिए बचत। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लेना, आपको बचत चाहिए। तो सोचो कि 3.2% तो खर्च जो था वो कम हो गया और आय 2% बढ़ गई। तो 2% ये बढ़ा, 3.20 ये कम हुआ, तो आपको नहीं लगता कि बचत जो थी वो 5.20 बढ़ गई? ठीक है, ध्यान देना, वो कितनी बढ़ गई, 5.20% बढ़ गई। ठीक है, वो 5.20 बढ़ने का मतलब यहाँ पे 20 थी तो ये हो गई 25.20%। ठीक, आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 80 में से 3.20 गया तो आप करेंगे यहां पे 76.80%। आ रही है बात समझ? 76.80 ये हो गया। कुल 102 था, 102 था, जब 102 में से 76 को घटाएंगे तो आपको यहां पर लगभग कितना मिल जाएगा, ये 76.80 को घटाएंगे तो 25.20 मिल जाएगा। तो आप एक बात बताओ, बचत कितनी हो गई, 25.20। अच्छा, बड़ी कितनी सर, 5.20। कितने पे बड़ी, 20 पे। आ रही है बातें समझ? और गुणा किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। 20 पंजा कितना होता है, 100।
यहाँ प्रतिशत का निशान आना स्वाभाविक है। गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, फिर 1, 5 5 25 और 1 26, तो पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 26% की बढ़ोतरी हुई। आपने कैसे निकाला? बढ़त हुई 5.20 की, कितने पे? 20 पे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते थे। ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। ठीक, अब ध्यान देना, आप इसे अनुपात से भी कर सकते थे। एक बार के लिए इसे मिटा दूं बेटा। ठीक, आप इसे अनुपात से कैसे करते उसे भी समझ लो। देखना जरा बेटा, 80 खर्च करता है, 20 बचत करता है, तो आप इसे प्रतिशत से प्रतिशत 20 से काटा तो ये आया 4 और ये आया 1। यानी कि कुल अगर व्यक्ति 5 रुपए कमाता था तो सर उसमें से 4 तो खर्च करता था और 1 की क्या करता था? बचत करता था, है कि नहीं? तो यहां पर उसकी आय में 2% की बढ़ोतरी हुई। अच्छा, कुल आय कितनी है? 4 + 1 5, तो 5 पे 2% की बढ़ोतरी का मतलब 5 × 2/100। अच्छा, ये है आपकी बढ़ी हुई आय। बढ़ी हुई आय आ रही है बात समझ? ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? उस व्यक्ति ने अपने खर्च को 4% कम कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर खर्च जो थी, खर्च में क्या हुई? कमी। कितने प्रतिशत की? 4%। तो यहां पे 4 का 4%, परंतु ये क्या हो रहा है? कमी हो रही है। ये क्या हो रहा है? कमी। इसलिए इसको क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। समझ आई बात? अच्छा, बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें निकालना। बचत कितनी है? 1। तो आपको देखना, बचत में स्वाभाविक सी बात है, बचत तो बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बढ़ी हुई बचत क्या हो जाएगी? बढ़ी, यहां पर हम बोल सकते हैं 1 × x/100। यहां पे प्लस आ जाए, सब में नीचे 100 कट गया। ठीक है, और ये हो गया 5 दूना 10, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल आय जो भी बढ़ी उसी की वजह से खर्च या बचत पे फर्क पड़ा। ठीक है, इसी वजह से इसको इसके दोनों के बराबर, यहां कमी थी इसलिए मैंने माइनस लगाया। समझ आ रही है बात? 5 दूना 10, ये हो गया -16 और ये हो गया +x। 16 इधर जाकर के जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 26, और x का मान हमने प्रतिशत में माना था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर 26% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। आ रही है बात समझ? बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 26% की। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते। समझ आ गया? ठीक, अब यहां पर कुछ सेकंड टाइप, यानी इसी टाइप के अंदर सब टाइप है। पहले हमने आय पर आधारित सवाल देखे, अब कुछ और सवाल देखते हैं जो एलिगेशन मेथड जो होता है उससे भी हो जाते हैं। मैं एक बार सवाल पढ़ दे रहा हूं, ठीक है, और आपको वो सवाल से समझ आ जाएगा किस प्रकार के सवाल है। आपने यदि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे हों या आपने कंपटीशन एग्जाम पहले दिए हों तो आपने एक प्रश्न बहुत देखा होगा। वो प्रश्न होता है स्कॉलरशिप पे बेस्ड, है ना? जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है। किस टाइप का? जैसे सवाल है, किसी विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, जबकि लड़कियों का 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करते। तो बताएं विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी आप स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं? ठीक, तो ध्यान देना, इसको मिटा दो। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखना बेटा, पहले आपको ये दे रखा है, आपको दे रखा है कि विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो विद्यालय में देखो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों के 2 हिस्से हैं, एक लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। मैं इनको जी से लिख दे रहा हूं, गर्ल्स। ठीक है, लड़कों को लिख लें बी से, बॉयज। ठीक है, अब अच्छा ध्यान देना, यहां पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 5:3। समझ आई बात? कितना अनुपात है? 5:3 है। वो बोल रहा है कि लड़कों का 75% विद्यार्थी स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, 75% स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अच्छा, यहां पर 17% को नहीं मिलती। आपको सवाल में पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो पहले यह बताओ,
75% को इनको मिलती है और इधर 17% को नहीं मिलती। अब ये लड़कियों का 17% नहीं मिलती, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको यहां पे कुल मिलती का, यानी कि आपको क्या निकालना है, जिनको मिलती है वो लोगों का निकालना है, तो इधर लड़कों का कितने प्रतिशत को मिलती है और इधर लड़कियों का कितने प्रतिशत को मिलती है, ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। अगर सवाल में ये पूछा जाता कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तब आप क्या करते, यहां पे देखते कि कितने प्रतिशत लड़कों को नहीं मिलती और कितनी प्रतिशत लड़कियों को नहीं मिलती। समझ आई बात? तो यहां 75% को मिलती है, इसमें से 17% को मिलती है, इसका मतलब नहीं मिलती, इसका मतलब 83% ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है कितने प्रतिशत को, 83% को, और इधर कितने प्रतिशत को मिलती है, 75% को। ठीक, पहला तरीका ये है, आपको पता है कि 5, देखना कुल विद्यार्थी कितने, 8, तो उसमें से 5 लड़के हैं, 3 कौन है, लड़की। तो ध्यान देना 8 का कितने प्रतिशत है वो बाद में देखेंगे, पहले लड़कों का देखो, लड़कों का कितने प्रतिशत, 5 का सर 75% को मिलती है कि नहीं? अच्छा, 83, यहां पे देखना जरा, यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये हो जाएगा 3 का 83% को स्कॉलरशिप मिलती। अच्छा, इन दोनों का जो भी योग होगा वो योग क्या होगा, 8 का x%। ध्यान देना, ये x क्या है, ये कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत लोगों को मिलती है, क्योंकि कुल जो विद्यार्थियों को जितने प्रतिशत मिलेगी उसमें से कुछ लड़के होंगे और कुछ कौन होगी, लड़की। लड़के 5 है तो उनका 75% को मिल रही है, लड़कियां 3 है तो उनका 83% को मिल रही है। इसका मतलब कुछ 8 है और 8 का कितने प्रतिशत मिल रही है ये हमें जवाब देना है। तो आप इसे 100 से काटेंगे, 100। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा यहां पर कितना, 8x। ठीक, तो यहां पर आपको यहां पे इन दोनों को करना है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 75, कितना आ जाएगा, लगभग 375। समझ आई बात? ठीक, उसी प्रकार से यहां पे देखना जरा, ये 3 इंटू 3 9, ठीक है, 8 3 24, 249 आया। ठीक, x बराबर कितना आएगा, तो देखना 375 और 259, इन दोनों को जोड़ोगे 249 को, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 1। ठीक है, उसके बाद 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, फिर 1 3 2 5 और 1 6, और बटा में कितना आया, 8, क्योंकि इधर गुणा में। अच्छा, काट देंगे, 8 7 कितना आया, 56। ठीक है, बचा कितना, 6 64, और 8 8 कितना आया, 64। समझ आ रही है बात? तो आप बोल सकते हैं कुल 78% विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है। समझ आई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे यहां पर कि क्या था, कुछ लड़कों को मिल रही थी स्कॉलरशिप। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको सवाल में कुल की स्कॉलरशिप पूछा गया है तो कुल में से अब दोनों में कितने को मिलती है ये पूछा गया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लड़कों को कितनों को मिलती है और लड़कियों को कितनों को मिलती है। यहाँ पे लड़कों को कितने को मिलती है ये दे रखा था और लड़कियों को कितनों को नहीं मिलती वो दे रखा था, तो हमने सबसे पहले कितने को मिलती है वो निकाला। ठीक, इस प्रकार से जब निकाला तो आपको पता 5 में से 75% को मिल रही है, 3 में से 83% को मिल रही है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 8 का x% मान सकते हैं हम, यानी कि कुल का कितने प्रतिशत होगा वही उत्तर होगा। तो 8 का x% जो होगा वो दोनों का योग हो जाएगा, वहां से आप x का मान निकाल ले जाएंगे, जो कि यहाँ पे कितना आया, 78%। एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका ये है। दूसरा, यदि आपको एलिगेशन के बारे में पता है, एलिगेशन के अंदर क्या करते हैं, वैसे एलिगेशन जो होता है वो एवरेज निकालने का एक दूसरा मेथड होता है। देखना जरा एलिगेशन से किस तरह से होता है, समझना मेरी बात। यहां पर एलिगेशन ज्यादातर औसत में लगता है या मिश्रण में लगता है, किस प्रकार लगता है देखना जरा। आप एक बात बताओ, 75% लड़कों को मिल रही है, यहां पर मैं बॉयज लिख रहा हूं और यहां पे मैं गर्ल्स लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर 83% गर्ल्स को मिल रही है। जिन बच्चों को इन मेथड के बारे में नहीं पता, तो जैसे ही मैं औसत चैप्टर कराऊंगा वहां पे ये डिस्कस करूंगा। एक बार के लिए समझ लें, 75% लड़कों को मिलती है और 83% लड़कियों को मिलती है। कुल जितने भी प्रतिशत विद्यार्थियों को मिलेगी वो इन दोनों के मिश्रण से ही मिलेगी।
बिल्कुल। तो जो भी मिश्रण होगा या मिक्सचर होगा यहां पे बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वो होगा लड़कों की संख्या। यहां पे जो भी होगा, यहां पे कितना दे रखा है? लड़कों की संख्या 5 दे रखी है, ठीक। और इन दोनों का जो भी अंतर होगा, ठीक है, उसको जब इधर लिखेंगे तो यहां पे 3, ये इन दोनों का क्या है? अनुपात। समझ आ रही है बात? यानी कि 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। 75% लड़कों को मिल रही है, 83% लड़कियों को मिल रही है। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का मतलब जो भी मिश्रण से आएगा उसका और 83 का अंतर जो होगा वो लड़कों की संख्या होगी, और 75 और जो बीच में आएगा इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसकी संख्या होगी? वो लड़कियों की संख्या होगी। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3। समझ आया बात? ठीक। अच्छा समझना, एक बात समझो, इन दोनों का अंतर, 75% लड़कों को मिल रही है और 83% लड़कियों को मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि कुल विद्यार्थी जो हैं उनका उत्तर, उनका जो जितना भी उनको मिल रही है स्कॉलरशिप कुल का, वो इस 83 से ज्यादा आ जाए या 75 से कम आ जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। उत्तर बिल्कुल इसके बीच में से ही आएगा, ठीक है। तो यहां 75 और 83 के बीच में से ही आएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, ठीक है, ध्यान देना, यहां पर 75 से तो वो बड़ा होगा और 83 से क्या होगा? वो छोटा। 75 से कितना बड़ा होगा? 3। यहां पर ये अंतर कितने का होगा? ये यहां से यहां का अंतर है 3 का। समझ आ रही है बात? और यहां से यहां का अंतर कितना है? 5 का। अच्छा, ये कुल अंतर कितना हो गया? 8 का। 83 और 75 का अंतर, प्रतिशत का अंतर, 83% माइनस 75% का जो अंतर है ये बराबर है किसके? 8 के। ये प्रतिशत है और ये अनुपात वाला 8 है, ठीक। तो यहां पे अंतर कितना आ रहा है? 8%। 8% का मतलब 8 है, यानी कि अनुपात में 1 का मतलब कितने प्रतिशत है? 1%। ये अनुपात है बेटा, ठीक है। और यहां पर प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है? 8। 8% का अंतर 8:8 भागों के बराबर है, तो 1 का भाग का 1% हो गया। तो आप खुद सोचो ये कितना प्रतिशत? 5 भाग का मतलब 5%, यानी कि इससे 83 से 5 कम होगा। 83 से 5 कम का मतलब 78 हो गया। या हम बोल सकते हैं 75 से 3 ज्यादा होगा। 3 का मान 1 का मान 1%, तो 3 का मान 3%, तो 75 से 3% ज्यादा होगा। इसका मतलब कितने प्रतिशत होने वाला? 78। ये है आपका तरीका नंबर 2, एलिगेशन। बहुत सिंपल मेथड, ठीक। एक और सवाल देखते हैं। इस टाइप के सवाल अभी मेरे पास लिमिटेड है, तो मैंने वो जो एक सवाल था आपको डिस्कस कर दिया। आप इसके ऊपर से और सवाल भी देख सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं एक अलग टाइप का जो मिश्रण पे ही आधारित कुछ और प्रश्न है। जैसे कि आपने अगर एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे हैं तो एक सवाल देखा होगा सूखे फलों वाला, ठीक है। तो वो भी इसी प्रतिशत के अंदर आता है। देखना जरा कैसे। आपको सवाल दे रखा है, ताजे फल में 68% पानी है। ताजा फल जो है उसमें 68% पानी है, जबकि सूखे फल में 20% पानी है। अच्छा, कोई भी फल जिसके अंदर पानी है उसके अंदर पानी के साथ क्या होता है? पल्प होता है, ठीक है। वो पल्प प्लस पानी से मिलकर के वो फ्रूट बना हुआ है। तो ध्यान देना यहां पर, इसको मैं मिटा दूं बेटा। बेटा आपको ना मेहनत करते रहना है, ठीक है। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स तो आप ये समझ लीजिए, जो जितना बढ़िया से और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आप कंपटीशन एग्जाम में एटलीस्ट स्कोर कर पाएंगे। ध्यान देना, आपको जैसे सवाल दे रखा है ताजे फल में 68% पानी है। मैं ताजे फल की बात करूं तो ताजे फल के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है यहां पर पानी होता है उसमें, और मान लो एक क्या होगा? एक पल्प होगा, ठीक है। जो भी हम हिस्सा खाते हैं, तो यहाँ पे पानी और पल्प। ये बोल रहा है ताजा फल में 68% पानी है। तो देख बात बताना, 68% यदि पानी है तो 32% क्या है? पल्प है, ठीक। बोलता है कि सूखे फल में, अब इसी ताजे फल को धूप में पड़े रहने की वजह से ये सूख गया, है ना।
सूखे फल में अगर मैं पानी की बात करूं, सूखे फल में भी क्या होगा, पानी और पल्प होगा। तो इसके अंदर वो बोलता है कि सिर्फ 20% पानी है। कितने प्रतिशत पानी है, 20। तो 80% क्या है, पल्प। समझ आई बात, ठीक। अब वो बोलता है कि 100 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखा फल बनाया जा सकता है। तो एक बात बताना, ताजा फल कितना था, यदि ये 100 केजी था, ठीक, तो उसका 68% पानी यानी कि 68 केजी पानी था, ठीक। और 32 केजी क्या था, 32 केजी उसमें से पल्प था, ठीक, क्योंकि 100 का 32% 32 केजी आएगा। अब जब इसे धूप में रखा, ये सूखा, अगर ये सूखेगा तो इसमें से सूखेगा क्या, पानी। परिवर्तन किस में आ रहा है, पानी में। लेकिन पल्प में कोई परिवर्तन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आने वाला। फिर से ध्यान दें क्या, कि ताजे फल के दो हिस्से थे, पानी और पल्प। जब इसे हमने सुखाया तो पानी सूख गया, लेकिन पल्प ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, ठीक। मतलब यहां पर अगर 100 केजी फल था और उसे हमने सुखा दिया तो उसमें से 32 केजी क्या था, पल्प था। ये 32 केजी पल्प ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, मतलब ये 32 केजी है। कौन, पल्प कितना है, 32 केजी। यदि 80% का मान 32 केजी है तो आपको सूखा फल अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100। इसका उत्तर बताना है। तो ध्यान देना, आप एक बात समझे, यदि 80% का मान 32 केजी है, आपको 100% का मान देना है। आप इधर 4 से भाग करें, 4 से भाग इधर, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, और इधर 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। 100 बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से गुणा करना है, तो 8 पंजा कितना हो जाएगा, 40। तो आप बोल सकते हैं कि कुल 40 केजी यहां पर सूखा फल बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे, आपको पानी सूख रहा है, परिवर्तन पानी में हो रहा है, और जो पल्प है वो एज इट इज वैसे का वैसा बना रहेगा, क्योंकि यहां पर जो पल्प है वो थोड़ी ना सूखने वाला। तो यहाँ पे पल्प यदि 32 केजी था तो सूखे फल में से भी पल्प कितना निकलेगा, 32 केजी। समझ गए बात। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे परिवर्तन पानी में हो रहा है, पल्प में नहीं हो रहा। तो आप आसानी से उत्तर निकाल ले जाएंगे। एक सवाल और समझे, जैसे आपको दे रखा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला है, ठीक। तो ये मिश्रण का हालांकि सवाल है, लेकिन ये प्रतिशत पे आधारित है, इसीलिए मैं इसे करवा रहा हूं। इसे मिटा दूं बेटा एक बार के लिए, सेम इसी तरीके से होगा, देखना कैसे। बहुत आसान, आपको दे रखा है दूध और पानी का मिश्रण, कितने लीटर का है, 60 लीटर का, ठीक। तो आप यहां पे एक बात समझें कि दूध और पानी का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण है, तो ये मिश्रण जो है ये अपने आप में 100% होगा, जो कि कितने लीटर है, 60 लीटर, ठीक। इसमें से कुछ तो दूध है और बाकी क्या है, पानी है। यहां बोल रखा है पानी 20% है, तो भाई दूध कितना है, 80% होगा कि नहीं। समझ आई बात, 80% दूध होगा और 20% क्या होगा, पानी होगा। सवाल में बोल रहा है मिश्रण में कितने लीटर पानी डाला जाए कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। यानी कि नया मिश्रण, जो नया मिश्रण बनेगा, जब आप इसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो परिवर्तन किस में हो रहा है, पानी में। तो यहां ध्यान देना, वो चाहता है कि जो पानी है ना वो कितने प्रतिशत हो जाए, 25%। तो एक बात बताओ, दूध कितने प्रतिशत होगा, 75%। अच्छा, परिवर्तन किस में हो रहा है, पानी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। दूध तो एज इट इज बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, बिल्कुल। तो एक बात समझना, यहां पर कुल दूध कितना, दूध और पानी का मिश्रण कितना था, 60 लीटर। तो 80% कितना हो जाएगा, ध्यान देना, जिन बच्चों को याद है 80% क्या होता है, 4/5। कितना होता है, 4/5। 80% का मतलब 4/5, यानी कि आप बोल सकते हो 60 का 4/5, तो ये हो जाएगा 12 पंजा 60,
12 चौका 48, यानी कि 48 लीटर सिर्फ दूध था। पानी में परिवर्तन आया परंतु दूध में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ पानी डालोगे। ठीक, तो दूध यहां पर 48 लीटर 48 लीटर था, तो यहां पर भी कितना रहेगा? 48 लीटर। ठीक, अच्छा बात बताना, 75% का मतलब है 48 लीटर। आ रही है बात समझ? अच्छा, पानी कितने प्रतिशत है? 25। ठीक, यदि 75% का मान 48 लीटर है तो 25% का मान कितना होगा? इधर भी 3 से भाग दे दो और इधर भी 3 से, तो हम बोल सकते हैं कि सर 25% का मान होने वाला है 16 लीटर। कितने लीटर होने वाला है? 16 लीटर। मतलब कि ये पानी कितना हो गया? 16 लीटर हो गया। अच्छा, पहले था कितना? 48 लीटर ये था, तो 60 में से 48 ये है, तो 12 लीटर क्या होगा? पानी। ठीक, 12 लीटर था और बाद में वो कितना गया? 16 लीटर। इसका मतलब आपने इसके अंदर 4 लीटर पानी डाल दिया। यहां पर बेसिक कंसेप्ट वही है कि परिवर्तन केवल पानी में है। आप दूध पे फोकस करेंगे क्योंकि पहले वाले मिश्रण और बाद के मिश्रण में दूध जो है, दूध का प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर इतनी बात आप अच्छे से समझ गए तो ये 80% जो भी है ये है 48 लीटर, 48 लीटर है, और यही मात्रा बाद में भी रहेगी, लेकिन इस बार वो प्रतिशत में कितनी हो जाएगी? 75%। समझ आई बात? तो इस प्रकार से आपको यहां पर पानी 75% दूध है तो 25% पानी, 75% का मान 48 लीटर, तो 25 का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 3 से भाग किया। 25% मतलब 16 लीटर। पहले 12 लीटर था, बाद में 16 लीटर पानी हो गया। इसका मतलब कितने लीटर पानी डाल दिया आपने? 4 लीटर पानी। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। ठीक, एक और सवाल देखें, जैसे कि आपको दिया गया है इसी मिश्रण पे आधारित 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% पानी है। इस बार क्या है? घोल है। अच्छा, घोल किसका किसका है? नमक और पानी का। और पानी कितने परसेंट है? 40%। ठीक, मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी को वाष्पित करा दिया। हमने 3 लीटर पानी जो था वो वाष्पित करा दिया, तो मिश्रण में नमक की सांद्रता ज्ञात करो। जो मिश्रण बचा है उसमें अब नमक की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन, या आप बोल सकते हो कितने परसेंट उसमें नमक रह गया, ये आपको बताना है। अच्छा, समझना सवाल। सवाल इसी बात पे है, सिंपल। आप एक बात बताओ, नमक जो भी घोल था, जब आप उसे वाष्पित करोगे, गर्म करके उसमें से भाप के रूप में पानी उड़ जाएगा, तो आप एक बात बताना कि उसमें नमक में कोई परिवर्तन आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान देना, 15 लीटर क्या था? घोल था। 15 लीटर घोल था, या 15 लीटर या कुछ भी मान लो, 15 लीटर घोल था। यहां पर उसका 40% क्या हुआ? 40% पानी था। ठीक, और 60% क्या था? नमक। 60 का मतलब होता है 3/5। कितना होता है? 3/5, यानी कि 15 का 3/5 नमक था। काटोगे तो ये आ जाएगा 9। आप बोल सकते हो कि जो भी था 9 लीटर, उसमें से 15 लीटर में से 9 लीटर नमक था। क्योंकि पानी में तो परिवर्तन आ ही जाना है ना। अरे हाँ के ना? अच्छा, आपने 3 लीटर वाष्पित किया तो सिर्फ पानी जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहां से ये घोल कितने लीटर रह गया? 12 लीटर। क्योंकि आपने इसमें से 3 लीटर पानी वाष्पित किया। तो सोचो, सिर्फ पानी वाष्पित हुआ है तो यहां पर पानी घटेगा और कुल जो है वो 15 से कितना हो गया? 12। और इस 12 में से पानी तो घट गया जितना भी था, यहां से कितना हो गया? सर ये 3 लीटर कम हो गया, जितना भी पहले था 3 लीटर कम हो गया। लेकिन नमक जो है वो तो सर 9 का 9 लीटर रहेगा कि नहीं रहेगा? आ रही है बात समझ? अब आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो एक बात समझो कि 9 लीटर नमक है कितने में से? 12 में से। तो आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो। काटोगे तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% लिखेंगे,
तो ये मिलेगा आपको 75%। कितना मिलेगा? 75%। निकाला कैसे? सिंपल तरीका, 15 लीटर का घोल था, उसमें से जब आप वाष्पित किया तो पानी में परिवर्तन आया, नमक में कोई परिवर्तन नहीं। पहले 60% नमक था जो कि 9 लीटर था, बाद में भी वो 9 लीटर ही रहेगा, लेकिन 3 लीटर सिर्फ पानी कम हुआ, जिसकी वजह से कुल घोल भी 3 लीटर कम हो गया। पहले 15 था तो अब घोल हो गया 12, तो आपको 9 जो है वो 12 का कितना प्रतिशत है, ये जवाब देना था। तो 9 12 का 75% है। पहले नमक की सांद्रता 60% थी, बाद में नमक की सांद्रता 75% हो गई। समझ आई बात? बहुत आसान सी चीजें हैं, यदि आप इसे सिंपल तरीके से समझते चले जाएंगे, सिंपल तरीके से अच्छे से सोचते रहेंगे, तो आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, अब एक सवाल बहुत बार पूछा भी गया, जब भी किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो और आपको सीधा सीधा यह बोला जाए कि इतने रुपए में इतनी किलो या इतने लीटर वस्तु ज्यादा मिलने लगी भाव का प्रतिशत कम होने की वजह से, तो आप ये बताओ कि प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य क्या है। मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपको बोला गया है कि चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। मतलब यह हुआ कि चीनी का भाव 20% कम हो गया, 20% उसके कम होने की वजह से 320 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक मिलने लगी। तो आपको यह बताना है कि उसका वर्तमान मूल्य क्या है चीनी का और प्रारंभिक मूल्य क्या था। जरा देखना, सवाल को थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझो। मान लो आप 320 रुपए की हमेशा चीनी लाते हैं। कितने रुपए की चीनी लाते हो? 320 रुपए की। जब भी जाते हो 320 की चीनी लाते हो। एक बार आप गए 320 रुपए की चीनी लाए, ठीक, अच्छा 320 रुपए की आपने चीनी खरीदी। इतने रुपए की यदि आपने चीनी खरीदी, ठीक, लेकिन 2 4 5 दिन के बाद में जब फिर से जरूरत पड़ी, आप फिर से मार्केट लेने गए, तो इस बार 20% भाव कम हो गया। क्या हो गया? 20% भाव कम हो गया। आपने 320 रुपए निकाल के दुकानदार को दिए, तो उसने क्या किया? वहां से आपको उसने 2 केजी पिछली बार से चीनी अधिक तोल दी। समझ रहे हो? मान लो पहले वो x केजी दे रहा था, ठीक, और अब दे दी उसने x प्लस 2 केजी। समझ रहे हो बात? 2 केजी अधिक दे दी। क्यों दी? क्योंकि 20% भाव क्या हो गया है? कम। आ रही है बात समझ? अब सिंपल सी बात बताना, अगर वो 2 केजी चीनी नहीं देता अधिक, तो उसको पैसे देने पड़ते? अरे हां के ना, पैसे देने पड़ते। कितने पैसे देने पड़ते? इस 2 केजी चीनी के मूल्य के बराबर देने पड़ते। जो अभी वर्तमान में मूल्य है 2 केजी का, उतने पैसे उसे वापस देने पड़ते। तो वो पैसे जो भी हैं या वो जो रुपए जो भी हैं, वो कितने होते क्वांटिटी में? वो इस 320 का भी 20% होते। क्यों? क्योंकि कुल भाव में 20% कमी होने की वजह से कुल रुपए का 20% रुपया उसे वापस मिल जाना था। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वर्तमान में 2 केजी चीनी का मूल्य, चीनी का भाव जो भी है, चीनी का भाव वो किसके बराबर है? सर वो 320 के 20% के बराबर है। ध्यान देना, 320 के 20%, क्योंकि 20% कमी होने की वजह से 320 का 20% हमें वापस मिलना था, और वो रुपए थे ये। और ये ना वापस देके उस भाई ने 2 केजी हमें चीनी दे दी, क्योंकि वर्तमान में 2 केजी चीनी का भाव इतना है।
ठीक, तो जब हम इसे काटेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आया 32 दूना 64। 2 केजी का भाव है तो 1 केजी का भाव क्या होगा? आप बोलेंगे 1 केजी का भाव बराबर बटा में 2, यानी कि 32 रुपए। अब भी वो 32 रुपए प्रति केजी के भाव से चीनी मिल रही है, लेकिन पहले किस भाव से मिलती? ध्यान देना, पहले किस भाव से? ये तो वर्तमान है, प्रारंभिक मूल्य क्या रहा होगा? ध्यान देना, प्रारंभिक मूल्य जो भी रहा होगा, ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रारंभिक मूल्य जो भी था वो कितने प्रतिशत था? 100, और उसमें से 20% की कमी हुई। किसकी कमी हुई? 20% की कमी हुई। इसकी वजह से वर्तमान में भाव क्या हो गया? सर वर्तमान मूल्य जो है वो हो गया 80%। अरे हाँ के ना? समझ रहे हो? प्रारंभिक अगर 100 था, 20% कमी हुई, 80% वर्तमान मूल्य हो गया, और ये 80% है कितना? 32 केजी। यदि 80% का मान 32 केजी है तो 10% का मान कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 8 से भाग दे देंगे, 4 केजी। सॉरी, केजी नहीं है ये, रुपए है ना। यहां पे 4 रुपए प्रति केजी जो भी है, 10% का मान ये 4 आ गया। ठीक है, आपको चाहिए 100% का मान, 10 का गुणा कर दो तो ये हो गया 40 रुपए प्रति केजी। ठीक, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आपको सिर्फ फोकस इस बात पे करना है कि कितने रुपए वापस आएंगे, क्योंकि 2 केजी चीनी वो इस अपनी मर्जी से तो दे नहीं रहा, वो 2 केजी इसलिए ज्यादा दे रहा है क्योंकि उतने रुपए उसे मिल रहे हैं, और वो रुपए मिल रहे किस में से रहे? 320 रुपए में से। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि 20% भाव कम हुआ। इसका मतलब 320 का 20% जो था वो 2 केजी चीनी का भाव था। 2 केजी चीनी का भाव जो था वो कितना था? 320 का 20%, जो कि था 64, और इसको जब 1 केजी का निकालोगे तो 32 रुपए। अब 1 केजी का यदि 32 रुपए है, वो अभी वर्तमान में 80% है। यदि प्रारंभिक कितना था? 100, प्रारंभिक 100 था, ठीक है, तो 20% कमी हुई, इसीलिए वर्तमान 80 हुआ। 80% यदि 32 है तो 100% आप जानते हैं कितना होगा बेटा? आप आसानी से बोलेंगे 40 रुपए प्रति केजी। यानी कि पहले भाव 40 रुपए प्रति केजी था, अब 32 रुपए प्रति केजी मिलने की वजह से 2 केजी चीनी 320 रुपए में ज्यादा आ रही है। ठीक, ये था आपका सवाल। एक और छोटा सा क्वेश्चन, और इसी के साथ हम हमारा लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ और टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे जो अभी करंटली हाल फिलहाल में, यानी कि प्रीवियस 1-2 सालों में जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके साथ में साझा कर पाऊं, डिस्कस कर पाऊं। तो आइए सबसे पहले आज को इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो पहले आपको यहां पर देखना है कि कभी कभार सवाल पूछता है भिन्न के अंश और हर में परिवर्तन करने को लेकर के। भिन्न जो होती है, यानी जो फ्रैक्शन होता है, उसके अंश और हर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परिवर्तन करने की बात करता है। ठीक, देखना जरा, मैं एक सवाल पढ़ दे रहा हूं। सवाल है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे अंश किसको बोलते हैं और हर किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना, कोई भी जो भिन्न होती है, इसको मिटा दूं बेटा। ठीक, समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ध्यान देना बेटा, यहां पर आपको भिन्न के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि भिन्न जो होता है, भिन्न के अंदर ऊपर लिखते हैं वो होता है अंश, और नीचे लिखते हैं वो होता है हर। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है आपसे? आपसे ये बोल रहा है कि जो अंश है इसमें अंश हर से 4 कम है। ठीक है, अंश हर से 4 कम है। अंश में 32% की वृद्धि कर दी, ठीक, और हर में 75% की वृद्धि कर दी, जिससे परिणामी जो भिन्न था वह 12/25 हो गया। तो प्रारंभिक भिन्न बताओ। ठीक, तो प्रारंभिक भिन्न बताना है आपको, तो प्रारंभिक भिन्न मैं मान लेता हूं कि सर x/y है। समझ आई बात? लेकिन याद रखना है x जो है वो y से 4 कम है। x जो है वो y से कितना कम है? 4 कम है, यानी कि अंश हर से 4 कम है, ऐसा दिया गया है। अंश हर से कितना कम है? 4। तो अंश है x,
हर से यानी y से कितना कम है 4। ठीक, अच्छा बोल रहा है अंश में 32% की वृद्धि कर दी। अच्छा आपने वृद्धि की x में 32% की बढ़ोतरी की, तो ये अपने आप में 100 तो था, 32% आपने बढ़ा दिया, इसलिए ये कितने प्रतिशत हो गया 132%। समझ आ रही है बात? 32% बढ़ाने की वजह से ये 100 से 132 हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि आपने इसे 10% बढ़ाया होता तो ये 110% हो जाती। ठीक, अब बोल रहा है कि हर जो है उसमें 75% की वृद्धि कर दी, तो y में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की 75, तो 100 से वो कितना हो गया 175%। अब ये जो भिन्न है ये नया भिन्न माना, और ये नया भिन्न कितना है 7/25। कितना है बेटा 7/25, सॉरी 12/25, 12/25 दे रखा। ठीक है, ये 12/25 हो गया, बस कर दो इसे, यहां से ये काटा, यहां से ये काटा, x/y का मान चाहिए हमें, क्योंकि प्रारंभिक हमने कितना माना x/y। इस 175 को इधर, तो ये हो जाएगा 175। अच्छा ये 132 को इधर भाग में, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 132। ठीक, 12 से काटेंगे ये आ जाएगा 11, 25 से काटेंगे 25 7 175, तो आपको उत्तर मिला 7/11। प्रारंभ में 7/11 थी, जब आपने इस भिन्न को, आपने अंश को 32% बढ़ा दिया और हर को 75% बढ़ा दिया, तो यहां से आपकी नई भिन्न कितनी बन गई 12/25। एक सवाल और जो है तो अंश और हर में वृद्धि के रिलेटेड इसी प्रकार का सवाल है, लेकिन इसको पूछा अलग तरीके से जाता है। मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं। किसी विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उस विद्यार्थी ने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके परिकलन में जो त्रुटि का प्रतिशत है वो ज्ञात करो। ध्यान देना, सवाल जो था उसमें उसने बोला कि एक संख्या थी, उसे 5/3 से गुणा करना था, गुणा कर दिया उसने 3/5 से, तो जो भी उस गणना में उससे त्रुटि हुई, उस त्रुटि के प्रतिशत की गणना करो, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। आ रही है बात समझ? ठीक, ध्यान रखेंगे त्रुटि की गणना हमेशा सही जो मान होगा सही उत्तर पे की जाती है। आधार क्या होता है? सही उत्तर। ध्यान देना, किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, समझना, किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, वो जो जिस संख्या से गुणा करने को कहा गया, मैं अपनी मर्जी से उसे 1 मान रहा हूं। आप ध्यान रखेंगे, आप हमेशा 1 मानें। क्या? जिससे गुणा करने को कहा गया, मान लो वह संख्या क्या है सर? वह संख्या है 1। बच्चे को गुणा करने के लिए कहा गया 5/3 से, तो सही उत्तर कितना आता सर? सही उत्तर मिलता उसे 1 गुणा 5/3, मतलब मिलता 5/3। लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/5 से, तो ध्यान देना गलत उत्तर मिला। क्या मिला बेटा? गलत उत्तर, क्योंकि उसने 1 को गुणा कर दिया 3/5 से, उत्तर कितना मिला? 3/5, है कि नहीं? अब वो बोल रहा है कि इसको गणना करते वक्त जो उससे त्रुटि हुई, उस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान देना, गलत उत्तर आया 3/5, ठीक, सही कितना था? 5/3, तो इनका जो अंतर है वो कितना है? 5/3 माइनस 3/5। यही अंतर वो है, वो त्रुटि है। त्रुटि क्या है? इन दोनों का अंतर, सही उत्तर और गलत उत्तर के बीच का जो अंतर होता है वो त्रुटि होती है। ठीक है, अच्छा इतनी त्रुटि हुई, लेकिन त्रुटि की प्रतिशत पे गणना करने के लिए इसकी तुलना किससे करेंगे? सही उत्तर से। सही उत्तर क्या है बेटा? 5/3। आ रही है बात समझ? फिर से, त्रुटि जो होती है वो सही और गलत उत्तर के बीच का अंतर होती है। इसकी गणना, त्रुटि के प्रतिशत की गणना प्रतिशत में बदलने के लिए आधार क्या रखते हैं? सही उत्तर। सही उत्तर क्या है? 5/3। तो इसको जब गणना करोगे तो ये देखना ऊपर आएगा 15, और ये पंजू पंजू कितना आया? 25 माइनस 3 3 9 बटा में 5/3। अच्छा ऊपर से अंतर कितना आया? 16 बटा में 15,
यहाँ पे कितना 5/3। क्लियर है बात? अच्छा, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 3/15 गुणा 5। ठीक है, यहां से काटा, ये आया 5। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, 5 5 25, 25 चौका 100, 16 चौका कितना आया 64%। तो ध्यान रखेंगे, यदि आपको इस तरह से सवाल पूछा जाए कि उसने इतने से गुणा करना था और गलती से इतने से गुणा कर दिया, तो जो आप परिकलन में उससे त्रुटि हुई उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो परिकलन में जो त्रुटि होती है वो सही उत्तर और गलत उत्तर के बीच का अंतर होती है। जिस संख्या से गुणा करने को कहा जाए उस संख्या को अपनी तरफ से x मान लो, ठीक है, या फिर 1 मान लो। x मत मानो, x से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप संख्या को 1 मान लो और 1 से गुणा करके जो सही उत्तर आया गलत उत्तर आया उनके बीच का अंतर त्रुटि हो जाएगा। अच्छा, इस त्रुटि की प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, और आधार क्या होगा? सही उत्तर। सही उत्तर को नीचे रख के आप इसे अनुपात में बदल लें, या जिसे आप रेशियो में बोलते हैं। जब भी आप इसे भिन्न में बदलेंगे उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर कितना है बेटा? 64%। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। हमने हर एक छोटे छोटे पहलू को समझने की कोशिश की। बेटा, जनरली जो भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, सब में से बढ़िया बढ़िया तरीके से मैं चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ रही है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।